जब मेरे परिवार ने इस छुट्टी की योजना बनाने का फैसला किया, तो मेरे मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि मैं होटल के सबसे दूरस्थ और साधारण कमरे में ठहरूंगा। उन्होंने सावधानी और तिरस्कार के मिश्रित स्वर में कहा, तुम्हारी उम्र में सीढ़ियां चढ़ना अब आदर्श बात नहीं रही। जब उन्होंने मुझे अलग रखा तो उन्होंने यह कल्पना भी नहीं की थी कि मैं एक ऐसा रहस्य छिपा रही थी जो परिवार के रूप में उन दिनों की दिशा पूरी तरह बदल सकता था। मुझे हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि जिंदगी आपके साथ चालाकी करना पसंद करती है। 63 वर्ष की उम्र में मैंने प्रतिक्रियात्मक होने के बजाय अधिक चौकस रहना सीख लिया है। शायद यही कारण है कि जब मुझे अपनी भतीजी मार्सेला से इतने लंबे समय के बाद उस पारिवारिक यात्रा में भाग लेने का निमंत्रण मिला, तो मुझे लगा कि मुझे इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। भले ही पिछली बार जब हम साथ थे तब की कुछ कड़वी यादें अभी भी मेरे मन में हैं। लगभग 15 वर्ष हो गए हैं जब मैं विदेशी धरती पर नई संभावनाओं की तलाश में अपना देश छोड़कर आया था। ये पुनर्निर्माण के वर्ष थे जो हर चीज और हर किसी से दूर थे। इस दौरान मैं सिर्फ कमरे साफ करने वाली आंटी एलेना से बुटीक होटलों की एक श्रृंखला की मालकिन बन गई। लेकिन यह उपलब्धि मेरे परिवार के लिए अज्ञात रही। जब भी हम फोन पर बात करते थे तो मैं बात करने के बजाय सुनना पसंद करता था। जब लोग मुझसे मेरे जीवन के बारे में पूछते थे तो मैं बस यही कहती थी कि मैं ठीक हूँ, मैं होटल उद्योग में काम करती हूँ और अपने पति रॉबर्टो की मृत्यु के बाद मैं शांतिपूर्ण जीवन जी रही हूँ। हालांकि वास्तविकता बहुत अलग थी। रॉबर्टो और मैंने मिलकर अपना छोटा सा साम्राज्य बनाया था। हमने एक साधारण छात्रावास से शुरुआत की और समर्पण तथा दूरदर्शिता के साथ हम अत्यधिक मांग वाले पर्यटन स्थलों में 5 विशिष्ट इकाइयों तक विस्तार करने में सफल रहे। जब 7 साल पहले उनका निधन हुआ तो कई लोगों ने सोचा कि मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन इसके बजाय मैंने खुद को काम में झोंक दिया और नेटवर्क का आकार दोगुना करने में कामयाब रहा। चूंकि हमारे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए मेरी सारी ऊर्जा हमने जो कुछ बनाया था उसकी देखभाल और विस्तार में लग गई। मार्सेला से यह निमंत्रण प्राप्त करना अप्रत्याशित था। एक सरल संदेश, आंटी एलेना, हम अगले सप्ताह वैले सेरेनो में एक पारिवारिक यात्रा पर जा रहे हैं। सभी जा रहे हैं। क्या आप आना चाहती हैं? बहुत समय हो गया। वैले सेरेनो, वही जगह जहां 5 साल पहले मैंने कैस्केड खोला था, मेरा सबसे नया और सबसे प्रिय होटल। सिर्फ 22 कमरों वाला एक परिष्कृत होटल जो पहाड़ों के बीच छिपा हुआ है और अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है। संयोग? शायद नहीं। जीवन में एक अजीब हास्य भावना है। मैंने बस इतना ही जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और इस तरह यह सब शुरू हुआ। यात्रा से पहले के दिन मार्सेला द्वारा बनाए गए पारिवारिक समूह में संदेशों से भरे हुए थे। हर कोई पर्यटन, रेस्तरां, ट्रथस पर अपनी राय देना चाहता था। मैंने कुछ ऐसे स्थानों के बारे में बताने की कोशिश की जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था, बेशक कारण बताए बिना, लेकिन मेरे संदेश दूसरों के बीच खो गए। मार्सेला के पति जेवियर का निर्णय हमेशा अंतिम होता था। उन्होंने ग्रुप में लिखा, मैंने पहले ही उस नए होटल ला कैस्केड में कमरे बुक कर लिए हैं। वे कहते हैं कि यह एक्सक्लूसिव है, लेकिन मुझे कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिला है। अंदर से मुस्कुरायो। काश वह जानता, मैंने सोचा। फिर भी मैंने कहा, यदि आप चाहे तो मैं अपने ठहरने का खर्च वहन कर सकता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता था कि उत्तर क्या होगा। कल्पना करो, आंटी, तुम हमारी मेहमान हो। बस अपने आनंद की चिंता करो, मार्सेला ने थोड़ा दिल से उसका साथ देते हुए कहा। यात्रा के दिन मैं अपने छोटे सूटकेस के साथ बैठक स्थल पर पहुंचा। हम कुल 8 लोग थे, मार्सेला और जेवियर, उनके बच्चे 15 वर्षीय मटियास और 19 वर्षीय सोफिया, मेरा भतीजा कार्लोस, उसकी पत्नी लौरा और जेवियर के माता पिता, जिनसे मेरा अपने जीवन में बहुत कम संपर्क हुआ था। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मार्सेला के ससुराल वाले तो मौजूद थे, लेकिन उसकी अपनी मां, मेरी बहन, मौजूद नहीं थी, जो दुर्भाग्यवश स्वास्थ्य समस्याओं के कारण नहीं जा सकी। शायद मुझे इस स्थान पर आने के लिए आमंत्रित किया गया था जो पारिवारिक संरचना में रिक्त रह गया था। जब हम उन 2 कारों के पास पहुंचे जिन्हें हम प्रयोग करेंगे, तो विभाजन स्वचालित हो गया। आंटी एलेना, आप ट्रक के पीछे जा सकती हैं। आपको वहां ज्यादा आराम मिलेगा और आप झपकी भी ले सकती हैं, जेवियर ने बैग व्यवस्थित करते हुए सुझाव दिया। मैंने बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया। सड़क पर 3 घंटों के दौरान मैंने बातचीत में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं वास्तव में वहां मौजूद ही नहीं था। उन्होंने वित्तीय निवेश,
अपने बच्चों के निजी स्कूल की ऊंची लागत और हाल ही में यूरोप की यात्राओं के बारे में बात की। जब मैंने बताया कि मैं पिछले वर्ष एक उद्घाटन समारोह के लिए बार्सिलोना गया था, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया था। कौन सा उद्घाटन, आंटी? सोफिया ने अपने सेल फोन से नजरें हटाते हुए पूछा। मैंने मौके पर ही कुछ बना लिया। यह मेरे लिए सेवानिवृत्ति का उपहार था, एक विशेष यात्रा। यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि आप रिटायर होने के बाद भी इस तरह की विलासिता को वहन कर सकते हैं। लॉरा ने इस लहजे में टिप्पणी की कि मैं समझ नहीं पाया कि यह तारीफ थी या व्यंग्य। जैसे ही हम वैले सेरेनो के पास पहुंचे, मेरे पेट में एक जकड़न सी महसूस होने लगी। सड़क का हर मोड़, हर बिंदु परिचित था। और फिर हमारे सामने झरना प्रकट हुआ। मेरा होटल, जो पेड़ों के बीच प्रकृति द्वारा गढ़े गए एक रत्न की तरह प्रकट हुआ। मुख्य इमारत पत्थर और लकड़ी का संयोजन है तथा अलग अलग शैली को अधिकतम गोपनीयता और शानदार दृश्य प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्थान को यह नाम देने वाला झरना प्राकृतिक है और इसकी मधुर ध्वनि संपत्ति के किसी भी कोने से सुनी जा सकती है। वाह, यह तो फोटो से भी अधिक सुंदर है, मतियास ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। जैसे ही मैं लॉबी में दाखिल हुआ, मैंने एक गहरी सांस ली। मैं 2 महीने पहले अपने मैनेजर गुस्तावो के साथ मीटिंग के लिए वहां गया था। अब मैं एक अतिथि के रूप में वापस आ गया हूँ। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह एक अजीब स्थिति है। जब हम पहुंचे तो गुस्तावो रिसेप्शन पर मौजूद थे। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मैंने उसके चेहरे पर आश्चर्य देखा। मैंने चुपचाप अपनी उंगली अपने होठों पर रख ली और चुप रहने का अनुरोध किया। उन्होंने तुरंत ही बात समझ ली और अपना सामान्य व्यावसायिक रवैया अपना लिया। ला कास्केडा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे भतीजे ने एक निश्चित श्रेष्ठता के भाव के साथ उत्तर दिया। हमारे पास जेवियर मेंडेज के नाम पर एक आरक्षण है। जबकि जेवियर और गुस्तावो ने चेकिंग का ध्यान रखा, मैंने अपने परिवार को लॉबी पर अचंभित होते देखा। ऊंची छत, सजावट जिसमें परिष्कार और गर्मजोशी का मिश्रण था, और विशाल खिड़कियां जो घाटी का प्रभावशाली दृश्य प्रस्तुत करती थीं। मुझे एक मौन गर्व का अनुभव हुआ। वहां किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि यह सब मेरे प्रयास, मेरी दृष्टि और पूरे जीवन के काम का परिणाम था। मेंडेज, सब कुछ ठीक है। घाटी के नज़ारों वाले 3 स्वीट और एक मानक कमरा है, गुस्तावो ने सिस्टम की जांच करते हुए कहा। बिल्कुल सही, जेवियर ने समूह की ओर मुड़ने से पहले जवाब दिया। तो कमरों का वितरण इस तरह होगा। लॉरा और कार्लोस को एक स्वीट मिला, जेवियर के माता पिता को दूसरा, वह, मार्सेला और उनके बच्चे सबसे बड़े स्वीट में रहे, और मुझे मानक कमरा दिया गया। एक क्षण के लिए हवा में असहज चुप्पी छा गई। यहाँ तक कि मार्सेला के ससुराल वालों ने भी एक दूसरे को देखा। क्या आपके लिए कोई स्वीट नहीं है? गुस्तावो ने मेरी तरफ तिरछी नजर डालते हुए पूछा। स्वीट महंगे हैं, और हमने पूरे परिवार को लाने का अच्छा प्रयास किया है, जेवियर ने धीरे से कहा, यह मानते हुए कि मैं नहीं सुन पाऊंगा। इसके अलावा इस होटल के मानक कमरे भी कई अन्य स्थानों से बेहतर हैं, मैंने शांति से बीच में टोकते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप मुझे जहां भी रखेंगे, मैं बहुत आराम से रहूंगा। गुस्तावो ने मुझे दिन के समान स्पष्ट दृष्टि से देखा। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे अभी बदल दूं? लेकिन मैंने विवेकपूर्ण नकारात्मक भाव से जवाब दिया। मैं देखना चाहता था कि वे इसमें कितनी दूर तक जाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि मानक कमरा शांत उत्तरी विंग में था। उन्होंने यह बताना भूल गए कि होटल का वह हिस्सा मूलतः एक सेवा क्षेत्र था, जिसका हमने अतिरिक्त आवास बनाने के लिए नवीनीकरण किया था। वे साफ सुथरे, व्यवस्थित कमरे थे, लेकिन उनमें मुख्य स्वीट्स जैसी विलासिता या शानदार दृश्य नहीं थे। मैंने उन्हें अर्थव्यवस्था के स्थान पर मानक कहने का निर्णय लिया, ताकि उनका मूल्य कम न हो जाए। जब हम अपने कमरों की ओर जा रहे थे, मैंने देखा कि अन्य अतिथि स्थानीय शिल्पों से सजे हॉलवे की प्रशंसा कर रहे थे, जिन्हें मैंने उस क्षेत्र में भ्रमण के दौरान खरीदा था। मेरा रास्ता समूह से अलग हो गया जब एक कर्मचारी मुझे एक अलग गलियारे से होते हुए उत्तरी विंग की ओर ले गया। आंटी, क्या यह हमसे बहुत दूर है? मटियास ने गंभीर चिंता दिखाते हुए पूछा। चिंता मत करो, प्रिय। मेरी उम्र में मौन एक उपहार है, मैंने आंख मारते हुए उत्तर दिया। कमरे में प्रवेश करने पर मुझे बिल्कुल वैसा ही मिला जैसा मैंने डिजाइन किया था, सरल, स्वच्छ और व्यावहारिक। स्वीट्स में किंग साइज बेड की जगह सिंगल बेड लगा था। पहाड़ी परिदृश्य वाली बड़ी खिड़कियों के विपरीत वहां से पार्किंग स्थल का दृश्य दिखाई देता था।
तथा बाथरूम हालांकि अच्छी तरह से बनाए रखा गया था, लेकिन स्वीट्स में उपलब्ध स्पा की तुलना में मामूली था। मैंने अपना सूटकेस नीचे रखा और बिस्तर पर बैठ गया। कोई बुरा महसूस नहीं कर रहा था, बस इस बात से आश्चर्यचकित था कि यह अनुभव कितना ज्ञानवर्धक साबित हो रहा था। मैं अभी बैठ ही पाया था कि तभी गुस्तावो का संदेश मेरे फोन पर आया। श्रीमती एलेना, क्या आप मुझसे 1 मिनट बात कर सकती है? मैं बगीचे में हूँ, एकांत कोने में। मैं उनसे मिलने गया, जो स्पष्टतः असहज लग रहे थे। सुश्री एलेना, यह बेतिका है। मैं आपको अभी स्थानांतरित कर सकता हूँ। मैंने एक गहरी सांस ली। नहीं, गुस्तावो, मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता हूँ, कम से कम अभी के लिए। लेकिन उसके परिवार ने उसे एक परिवर्तित सेवा कक्ष में रखा, जबकि वे सबसे अच्छे स्वीट्स का आनंद लेते हैं। उन्होंने विरोध किया। कभी-कभी, गुस्तावो, सबसे ज्यादा खुलासा करने वाली बात यह देखना है कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं जब उन्हें पता ही नहीं होता कि आप वास्तव में कौन हैं। यह बदला लेने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है। उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। तो क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? हाँ, सभी के लिए, मेरे सहित, सेवा को त्रुटिहीन बनाए रखें। कोई विशेष व्यवहार नहीं। मैं किसी भी अन्य अतिथि की तरह इस प्रवास का अनुभव करना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले, मैं आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहना चाहूँगा। यहाँ आपको अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ और आशीर्वाद प्राप्त होंगे। अभी सब्सक्राइब करें। शाम को हम सबने होटल के मुख्य रेस्तरां में भोजन किया। अंदर जाने से पहले मैंने एक गहरी सांस ली। यह कई वर्षों के बाद परिवार के साथ मेरा पहला रात्रिभोज होगा। रेस्तरां मेरे लिए गर्व और खुशी का विषय था। कांच की छत से तारों वाला आकाश दिखता था, प्रकाशित झरना एक आदर्श पृष्ठभूमि बनाता था, और मेनू में स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी शामिल था। मैं मेज के सिरहाने बैठा था, मानो मुझे आखिरी क्षण में वहां खूंस दिया गया हो। बातचीत खुलकर आगे बढ़ी, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से जेवियर और मार्सेला ने किया, जिन्होंने बारी-बारी से अपनी व्यक्तिगत जीत और अपने बच्चों की उपलब्धियों का वर्णन किया। सोफिया विदेश में कॉलेजों में आवेदन कर रही है, मार्सेला ने गर्व से कहा। आपके पास जो ग्रेड है, उसके साथ आप निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से एक में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। और मैं एक नए रियल एस्टेट उद्यम में निवेश कर रहा हूं जो शानदार रिटर्न का वादा करता है, जेवियर ने अपना वाइन ग्लास फिर से भरते हुए कहा। और आप, आंटी एलेना, आप अपनी सेवानिवृत्ति का आनंद कैसे ले रही है? कार्लोस ने ऐसे लहजे में पूछा, जो अंततः मुझे भी शामिल करने का एक ईमानदार प्रयास प्रतीत हुआ। मैंने जवाब दिया, मैंने अच्छा जीवन जिया है। होटल उद्योग में इतने सालों तक काम करने के बाद, मैंने साधारण चीजों की सराहना करना सीख लिया है। आंटी हमेशा से बहुत सहयोगी रही है, मार्सेला ने धीमे लेकिन जानबूझकर सुनाई देने वाले स्वर में लौरा की ओर देखते हुए कहा, जिसने उत्तर दिया, कम से कम वह अपनी उम्र के हिसाब से अच्छा कर रही है, उसी उदार स्वर में जो मुझे सामान्य लगने लगा था। मैंने पानी का एक घूंट लिया और अंदर उबल रही प्रतिक्रिया को रोकने की कोशिश की। उसी समय, शराब विक्रेता मेरे पास शराब की एक बोतल लेकर आया जिसे मैंने तुरंत पहचान लिया। यह एक विशेष संस्करण था जिसे मैंने अर्जेंटीना में खरीदा था और केवल रेस्तरां के लिए आरक्षित किया था। यह शराब घर की ओर से एक उपहार है, उन्होंने तथ्यात्मक रूप से घोषणा की। देखो, उन्हें पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ, जेवियर ने आश्वस्त होकर कहा। मैंने मुस्कुराहट छुपा ली। काश वह जानता। मिठाई के समय, मटियास ने अपनी जगह बदल ली और मेरे बगल में बैठ गया। आंटी, क्या यह सच है कि आप कई देशों में रह चुकी है? उन्होंने पूछा, उनकी आंखें सच्ची दिलचस्पी से चमक रही थीं। हाँ, प्रिय, मैंने अपने जीवन में 30 से अधिक बार यात्रा की है। और कैसा लगा? मैं भी घूमना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिता कहते हैं कि पहले मुझे कुछ ऐसा पढ़ना होगा जिससे पैसे कमा सकूं। हमारी बातचीत रात की एकमात्र सच्ची और सच्ची बातचीत थी, जबकि अन्य लोग यह देखने के लिए एक अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे कि कौन सबसे अधिक उपलब्धियां प्रदर्शित कर सकता है। मटियास और मैं सपनों, क्षितिज और संभावनाओं के बारे में बात कर रहे थे। मैं विभाजित मन से अपने कमरे में लौट आया। एक और, मुझे यह एहसास होने पर दुख हुआ कि मेरा परिवार क्या बन गया है, ऐसे लोग जो दिखावे और संपत्ति के आधार पर मूल्य मापते हैं। दूसरी ओर, मटियास की शुद्ध जिज्ञासा और संवेदनशील हृदय से आशा का नवीकरण हुआ। बिस्तर के किनारे पर बैठकर मैंने फोन पकड़ा और एक परिचित नंबर डायल किया। गुस्तावो, मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम कल के लिए कुछ खास इंतजाम करो,
जब मैंने घाटी के भव्य परिदृश्य के बजाय पार्किंग स्थल की छोटी खिड़की से बाहर देखा, जिसे मैंने स्विट्स डिजाइन करते समय बहुत महत्व दिया था, तो मुझे लगा कि एक शांत शांति ने मुझे जकड़ लिया है। मैं वहां टकराव या प्रतिशोध के लिए नहीं आया था। मेरा उद्देश्य अलग था, समझना। और कौन जानता है, थोड़ी किस्मत के साथ शायद यह लोगों के वास्तविक मूल्य के बारे में एक सूक्ष्म सबक दे सके, कुछ ऐसा जो दिखावे, संपत्ति या स्थिति से परे हो। नया दिन आने वाला था और मेरे मन में पहले से ही कुछ था। चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता लाने के लिए। मैं सूर्य के आकाश में उदय होने से पहले ही जाग गया, जैसा कि मैंने उन वर्षों में हमेशा किया जब मैंने स्वयं को होटल क्षेत्र को समर्पित किया था। किसी होटल को जागते हुए देखना लगभग पवित्रता का अनुभव है। कर्मचारियों को अपनी पारी शुरू करते हुए देखना, ध्यानपूर्वक और शांति से मंच तैयार करना, ताकि जब मेहमान अपनी आंखें खोले तो उन्हें एक पूर्ण सामंजस्य वाली दुनिया मिले, जैसे कि सब कुछ जादू से प्रकट हो गया हो। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और अभी भी खाली गलियारे से होता हुआ रसोईघर की ओर चला गया। मैं बिना किसी औपचारिकता के वहां गया, जैसा कि मैंने उन होटलों में अनगिनत बार किया था जिनके निर्माण में मैंने मदद की थी। शेफ एंटोनियो, जो कैचोइरा यात्रा की शुरुआत से ही मेरे साथ थे, ने नाश्ते की तैयारी का प्रबंध किया। जब उसने मुझे देखा तो उसके हाथ में पकड़ा हुआ कॉफी का कप लगभग गिर गया। श्रीमती एलेना, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ रह रही हैं। सुप्रभात, एंटोनियो। हाय, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, लेकिन मैं अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता। मैं इसे कम से कम अभी के लिए ऐसे ही रखना चाहता हूँ। जब उन्होंने मुझे विशेष कॉफी का एक कप पिलाया, जिसे हमने सीधे कोलंबिया से आयात किया था, तो मैंने शांतिपूर्वक उन्हें स्थिति समझाई। एंटोनियो ने मेरी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर आश्चर्य और आक्रोश के भाव थे। उन्होंने तुम्हें एक सामान्य कमरे में रखा। सिर्फ तुम्हें? जीवन में ऐसी विडंबनाएं हैं, मैंने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया। लेकिन मुझे कोई चोट नहीं लगी है। मैं तो बस देख रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि उस दिन के लिए विशेष अनुरोध क्या था। मैंने अपनी योजना उसके साथ साझा की। कुछ भी भव्य नहीं, मेरे परिवार को शर्मिंदा करने का इरादा नहीं, बस कुछ सूक्ष्म जो उन्हें चिंतन करने के लिए प्रेरित कर सके, आंखों से दिखने वाली चीजों से परे देखने के लिए। एंटोनियो ने समझ के संकेत के साथ सिर हिलाया। मैंने अपनी कॉफी खत्म की और बगीचों में टहलने चला गया, जबकि होटल धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने लगा था। कुछ कर्मचारियों ने मुझे पहचान लिया और मुझे उनसे अनुरोध करना पड़ा कि वे मेरी उपस्थिति गुप्त रखें। दिलचस्प बात यह थी कि एक साधारण अतिथि की तरह व्यवहार किए जाने में कुछ मुक्ति का भाव था, भले ही मैं होटल के सबसे साधारण कमरे में रह रहा था। जब मैं नाश्ते के लिए रेस्तरां में वापस लौटा, तो मैंने पाया कि मेरा परिवार पहले से ही इकट्ठा होकर बड़ी खिड़कियों के पास वाली सबसे खास मेज पर बैठा हुआ था। मैं कोने में एकमात्र खाली सीट की ओर गया, जहां मैं बिना किसी परेशानी के बैठ गया। सुप्रभात, आंटी एलेना, मटियास ने मेरा अभिवादन किया। मुझे देखकर वह स्पष्ट रूप से खुश थे। क्या तुम जल्दी उठ गए? पुरानी आदतें, मैंने जवाब दिया। मुझे हमेशा दिन निकलते देखना अच्छा लगता है। आपको हमारे कमरे से सूर्योदय देखना चाहिए था, मार्सेला ने टिप्पणी की, जबकि उसने कुछ फल खाए। यह दृश्य अद्भुत है। पहाड़ गुलाबी और नारंगी रंग में रंगे हुए प्रतीत होते हैं। मुझे लगता है कि यह सचमुच बहुत सुंदर है, मैंने धीरे से कहा, और एंटोनियो द्वारा मेरे लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कुछ अंडों को प्लेट में रख दिया। यह एक मौन इशारा था, जो वहां मौजूद सभी लोगों को ज्ञात नहीं था। जब हम खाना खा रहे थे, जेवियर ने दिन की योजनाओं की घोषणा की। सबसे पहले वे स्पा में जाते, फिर वे पास के झरने की सैर पर जाते, वही झरना जिसने मेरे होटल को उसका नाम दिया, और दोपहर में मेरे द्वारा तैयार किए गए विशेष रात्रिभोज से पहले उनके पास खाली समय होता। आंटी एलेना, स्पा आपके दर्द से राहत दिला सकता है, लॉरा ने सुझाव दिया। वह सहानुभूतिपूर्ण लगने की कोशिश कर रही थी, हालांकि मैं उसके स्वर में पहले से ही आयुठी कोमलता को पहचान सकती थी। लेकिन यह थोड़ा मेरेंगाया, इसलिए यदि आप अपने कमरे में आराम करना चाहें, तो हम समझते हैं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैंने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। मुझे लगता है कि मैं इस अवसर का लाभ उठाकर इस क्षेत्र का थोड़ा अन्वेषण करूंगा। मुझे वहां घूमना हमेशा अच्छा लगता है। जैसा आप चाहे, मार्सेला ने जेवियर के साथ खामोश नजरों का आदान प्रदान करते हुए कहा। नाश्ते के बाद मैंने उन्हें स्पा के लिए जाते हुए देखा, जबकि मैं विपरीत मार्ग से चला गया।
मैं सेवा गलियारों से होते हुए उन क्षेत्रों से गुजरा जहां मेहमान कभी कदम नहीं रखते थे, कपड़े धोने का स्थान, रखरखाव, परिचालन स्थान। हर कोने में मेरी एक निशानी, एक विवेकपूर्ण देखभाल थी। मैंने कुछ कर्मचारियों से बात की, जिन्होंने गुस्तावो के निर्देशों का पालन करते हुए संयमित सम्मान के साथ मेरा स्वागत किया। मैं पीछे के बगीचे में था, फूलों की क्यारियों की समरूपता और रास्तों की प्रशंसा कर रहा था, जैसा कि मैंने सपने में देखा था। तभी मैंने अपने पीछे एक आवाज सुनी, चाची एलेना, आप यहाँ अकेली क्या कर रही है? वह मटियास था। जाहिर है, उन्होंने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ स्पा में न जाने का निर्णय लिया था। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, घूमना फिरना। और क्या तुम स्पा में आराम नहीं करना चाहती थी? मैं घर के अंदर फंसे रहने की अपेक्षा नई चीजें देखना पसंद करूंगा, उसने एक कंकर को पैर से मारते हुए उत्तर दिया। इसके अलावा, मेरे माता पिता केवल व्यापार और पैसे के बारे में ही बात करते हैं। यह बहुत उबाऊ है। क्या आप इस अन्वेषण में मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं? मैंने पूछ लिया। उसने एक गंभीर और उत्साहित मुस्कान दी। लगभग 1 घंटे तक हम होटल परिसर में घूमते रहे। मैं उसे ऐसे कोनों में ले गया जिसके बारे में बहुत कम मेहमान जानते थे। एक गुप्त निगरानी स्थल, सुनहरी मछलियों से भरा एक छोटा तालाब और एक विशाल वृक्ष, जिस पर मैंने जोर दिया था कि निर्माण के दौरान उसे भूमि पर ही रखा जाए। यह उस स्थान की स्मृति का एक जीवंत स्मारक है। आपको यह सब कैसे पता, चाची? उन्होंने हैरान होकर पूछा। बस इतना ही कहूंगा कि आतिथ्य सत्कार कई वर्षों तक मेरे जीवन का जुनून रहा। मैंने छोटी छोटी बातों की कद्र करना सीखा। हम एक देहाती बेंच पर बैठे, जहां से घाटी का शानदार दृश्य दिखाई दे रहा था। इसके बाद मटियास ने मुझे फोटोग्राफी के प्रति अपने जुनून के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता इसे एक बेकार शौक मानते थे, न कि एक वास्तविक करियर। उसने मुझे अपने सेलफोन पर अपनी कुछ तस्वीरें दिखाईं। उनमें संवेदनशीलता थी, प्रकाश था, आत्मा थी। मैंने टिप्पणी की, दुनिया को अधिक सुंदरता और कम लालच की आवश्यकता है। किसी के दिल को छूने वाली कोई चीज बनाना, जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान है। इसे कभी कम मत समझिए। मेरे माता पिता सोचते हैं कि मुझे पहले अच्छा वित्तीय लाभ सुनिश्चित करना चाहिए। मैंने समझाया, पैसा एक साधन है, मटियास, अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। अपने करियर में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन वे आध्यात्मिक रूप से खाली थे। आप होटलों में काम करते हुए इतनी यात्राएं कैसे कर लेते थे? उन्होंने सच्ची जिज्ञासा से पूछा। मैं उसे पूरी सच्चाई बताने ही वाला था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अभी समय नहीं आया है। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, मैंने संपत्ति नहीं, अनुभव एकत्रित करना सीखा। मटियास के बगल में बैठे हुए, बातचीत हल्की और सहज थी। मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय आतिथ्य क्षेत्र में काम करते हुए मुझे यात्रा के अवसर समय के साथ स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुए। वह सच्ची जिज्ञासा के साथ ध्यान से सुन रहा था, जब तक कि उसके मोबाइल फोन की घंटी ने इस क्षण को बाधित नहीं कर दिया। यह मेरी मायर, उसने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम वापस लंच पर जाएं। भोजन के दौरान मैंने मेज के आसपास व्यवहार में एक सूक्ष्म परिवर्तन देखा। जेवियर और मार्सेला असहज लग रहे थे। वे एक दूसरे को चुपके से देख रहे थे और अपने मोबाइल फोन पर गुप्त संदेश भेज रहे थे, जैसे कि उनके बीच कोई चिंता थी जिसे वे खुले तौर पर प्रकट नहीं करना चाहते थे। जेवियर के माता पिता ने उत्साहपूर्वक बताया कि वहां सब कुछ कितना शानदार था। कार्लोस और लॉरा ने इस अनुभव के प्रति सच्ची सराहना दिखाई तथा वे वातावरण से तनावमुक्त और मंत्रमुग्ध नजर आए। बातचीत ने अप्रत्याशित मोड़ तब ले लिया जब बिना किसी पूर्व सूचना के जेवियर ने घोषणा की कि उन्हें यात्रा की कुछ गतिविधियों को पुनर्गठित करना होगा। एक महत्वपूर्ण ग्राहक से जुड़ा मुद्दा खड़ा हुआ था और वापस लौटने पर उसे इससे निपटने के लिए बजट का कुछ हिस्सा पुनर्आवंटित करना होगा। कार्लोस ने आश्चर्य से पूछा कि क्या यह कोई गंभीर बात है। जेवियर ने जवाब दिया कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर फिलहाल कुछ खर्चों में कटौती करना आवश्यक होगा। इसके बाद मार्सेला ने अगले दिन के लिए बनाई गई हेलीकॉप्टर यात्रा का जिक्र किया और सुझाव दिया कि इसे किसी और समय के लिए स्थगित करना बेहतर होगा। उसी समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सबकी निगाहें मुझ पर टिकी है। वह शब्दों के बोले जाने से पहले ही जान जाता था कि क्या कहा जाने वाला है। मार्सेला ने मुझे एक बनावटी मुस्कान और अतिशयोक्तिपूर्ण मीठी आवाज में बुलाया।
उन्होंने बताया कि चूंकि हर कोई अपने खर्चों की समीक्षा कर रहा था और लागत में मदद करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए शायद मैं यात्रा खर्च में थोड़ा योगदान कर सकूं क्योंकि मैं भी होटल और भोजन का आनंद ले रहा था। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह भारी था। यहाँ तक कि जेवियर के माता पिता भी, जो अब तक किसी भी तनाव से अनजान थे, इस सुझाव से असहज दिखे। मैं शांत रहा और शांति से उत्तर दिया, बिल्कुल। आपके अनुसार कितना उचित है? इसके बाद मार्सेला ने एक मूल्य सुझाया जो विडंबना यह है कि व्यावहारिक रूप से राष्ट्रपति कक्ष के दैनिक मूल्य के बराबर था, ठीक वही जो उनके द्वारा लिए गए कमरे से अधिक था। मैड ने हल्के से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। हम आज रात इसे सुलझा लेंगे। शेष दिन सघन वातावरण में जारी रहा। हंसीमजात और टिप्पणियां कम हो गईं तथा वातावरण में एक प्रकार का तनाव व्याप्त हो गया, जबकि परिवार होटल की गतिविधियों का आनंद लेने के लिए बिखर गया। जब वे अपनी योजनाओं पर काम कर रहे थे, मैंने तुरंत गुस्तावो से मुलाकात की और उस रात होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। मेरा इरादा न तो कोई तमाशा खड़ा करना था और न ही किसी को शर्मिंदगी पहुंचाना था। मैं वास्तव में स्पष्टता का एक क्षण प्रदान करना चाहता था, एक ऐसा क्षण जहां शायद कुछ वास्तविक संबंध उभर सकें। शाम को 7 बजे हम मुख्य रेस्तरां में विशेष रात्रिभोज के लिए एकत्र हुए, जिसे जेवियर ने पहले से ही आरक्षित कर रखा था। मेज बहुत ही आकर्षक थी, ताज़े फूलों और मोमबत्तियों से सजी हुई थी जो कि रेस्तरां के सबसे विशिष्ट क्षेत्र पर एक नरम रोशनी डालती थी, जो कि प्रबुद्ध झरने के ठीक बगल में स्थित थी। जब हम बैठे तो मेज के बीच में शैंपेन की एक बोतल रखी थी। जेवियर ने तुरंत वेटर को बुलाया और असहजता से बुदबुदाया कि यह आरक्षण में शामिल नहीं था। वेटर ने अपना पेशेवर संयम बनाए रखते हुए जवाब दिया, घर की मेहरबानी से, सर। रात्रि भोजन की शुरुआत शांतिपूर्ण ढंग से हुई, लेकिन बातचीत में एक हल्का तनाव व्याप्त था, जो दोपहर के भोजन के समय वित्त के बारे में हुई बातचीत का अवशेष था। मुख्य पाठ्यक्रम के दौरान गुस्तावो एक शानदार सूट पहने हुए हॉल में आए। वह स्वागतपूर्ण मुस्कान के साथ मेज के पास पहुंचे, जिससे एक ऐसे व्यक्ति की सहजता प्रदर्शित हुई जो उस स्थान को अच्छी तरह से जानता हो। सभी को शुभ संध्या। मुझे आशा है कि आप ला कास्केडा में अपने प्रवास का आनंद ले रहे होंगे, उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा। जेवियर ने तुरंत जवाब दिया और एक ऐसे व्यक्ति का अहंकारी लहजा अपनाया जो महत्वपूर्ण दिखना चाहता हो। उन्होंने कहा, सब कुछ बढ़िया है। गुस्तावो ने फिर कहा, मुझे यह सुनकर खुशी हुई। आज रात हमने कुछ खास तैयार किया है। यह बहुत सम्मान की बात है कि हम अपने होटल में एक बहुत ही खास व्यक्ति की उपस्थिति की घोषणा करते हैं। हर कोई उत्सुकता से इधर-उधर देखने लगा, शायद किसी सेलिब्रिटी या राजनीतिक व्यक्ति को देखने की उम्मीद में। जेवियर ने अपनी टाई ठीक की, मानो वह किसी औपचारिक कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहा हो। गुस्तावो ने अपना भाषण जारी रखा। ला कास्काडा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 5 साल पहले शुरू हुआ था। यह एक असाधारण व्यक्ति की दूरदर्शिता का परिणाम है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत कमरे साफ करने और टेबल पर वेटिंग करने से की, और जिसने दृढ़ता और बारीकियों पर ध्यान देने के साथ लैटिन अमेरिका में सबसे प्रतिष्ठित बुटीक होटल श्रृंखलाओं में से एक बनाई। मार्सेला भ्रमित होकर जेवियर की ओर मुड़ी। अन्य लोग भी हैरान थे और चारों ओर असमंजस में देख रहे थे। केवल माटियास मुझे गहरी निगाह से देख रहा था, मानो सारे टुकड़े चुपचाप एक साथ फिट होने लगे हो। मुझे ला कास्केडा होटल और मोंटेरो बुटीक होटल श्रृंखला की संस्थापक और मालिक श्रीमती एलेना मोंटेरो से परिचय कराते हुए खुशी हो रही है। इसके बाद गुस्तावो ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और मुझे खड़े होने के लिए आमंत्रित किया। मैंने यह काम शांतिपूर्वक किया, मेज के चारों ओर खड़े प्रत्येक चेहरे को शांतिपूर्वक देखा। सबसे पहले उल्हन की स्थिति आई, फिर अविश्वास। अंत में वह मौन शर्म जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर शर्मिंदगी और आश्चर्य का मिश्रण दिखा दिया। धन्यवाद, गुस्तावो, उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। और मैं तहे दिल से पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं जिसने कैस्केडा को एक विशेष स्थान बनाया है। उस समय हमारी मेज पर सन्नाटा छाया हुआ था, जबकि इसके विपरीत धीमी फुसफुसाहटें पूरे रेस्तरां में फैल रही थीं। कुछ कर्मचारी मुस्कुराते हुए उनके पास आए और कुछ ने तो सम्मानपूर्वक ताली भी बजाई। आंटी, क्या आप मालकिनेस? मार्सेला ने हकलाते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से हिल गई थी। मैंने हल्के से सिर हिलाकर पुष्टि की। हाय, मैं हूँ। कार्लोस अभी भी आश्चर्यचकित था। उसने हस्तक्षेप करते हुए कहा, लेकिन आपने कहा था कि आप होटलों में काम करते हैं, और यह सच है, मैंने जवाब दिया।
मैं अपने होटलों में काम करता हूँ। मेरी आवाज में कोई अहंकार नहीं था, केवल सरल स्पष्टीकरण था। रॉबर्टो और मैंने कई सालों तक साथ मिलकर इस व्यवसाय को खड़ा किया। उनकी मृत्यु के बाद मैंने उस परियोजना का विस्तार करना जारी रखा जिसे हमने शुरू किया था। जेवियर चुप रहा, कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ। उसके पिता ने उसे धीरे से धक्का दिया, मानो उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हों। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं बोला। मैंने वही कहा जो वह कहना चाह रहे थे। अगर उन्हें पता होता तो वे मुझे सबसे अच्छे कमरे में रखते। और सबकी ओर देखते हुए मैंने धीरे से कहा, लेकिन तब मुझे पता ही नहीं चलता कि आप लोग वास्तव में कौन हैं। यह अविश्वसनीय है। पूरी संरचना, दृश्य। मैटियास ने अपनी आंखों में चमक के साथ टिप्पणी की। अब सब कुछ समझ में आ गया है। इसीलिए तो तुम्हें होटल के आसपास की सभी छिपी हुई जगहों के बारे में पता था। इसके बाद गुस्तावो चुपचाप चले गए और बातचीत जारी रखने के लिए हमें अकेला छोड़ दिया। प्लेटें हटा दी गईं और कुछ ही देर बाद मेज पर मिठाइयां आ गईं। यह एक चॉकलेट सूफले था, जिसे विशेष रूप से एंटोनियो ने तैयार किया था, मेरा पसंदीदा, उस अवसर के लिए सावधानीपूर्वक बनाया गया। मैंने अपना गिलास उठाया और एक शांत मुस्कान के साथ प्रस्ताव रखा, एक टोस्ट, पुनर्मिलन और दूसरे छापों के लिए। दोनों गिलासों में खामोशी से टोस्ट की खनक थी, जो आपस में गुंथी हुई भावनाओं से भरा हुआ था। शर्मिंदगी, आश्चर्य, शायद अफसोस, शायद प्रशंसा। कुछ मिनटों के बाद जेवियर ने, जो पहले से ज्यादा संयमित था, विनम्रता से अनुमति मांगी। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर हम डिनर के बाद अकेले में बात करें? मुझे लगता है कि हमें बहुत सी बातें करनी है। बाद में हम होटल की लाइब्रेरी के बगल वाले निजी कमरे में एकत्र हुए। एक आरामदायक स्थान, मुलायम सोफे, हल्की रोशनी और धधकती चिमनी के साथ एक ईमानदार, यद्यपि देर से, बातचीत के लिए एकदम सही माहौल तैयार होता है। मैंने यह स्थान जानबूझकर चुना, क्योंकि यहीं पर मुझे रॉबर्टो के साथ अधिक जुड़ाव महसूस हुआ। हमने मिलकर इस स्थान के हर कोने को डिजाइन किया। इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैंने तभी बोलना शुरू किया जब सब लोग बैठ गए। मैं चाहता हूं कि आप यह जान ले कि मैं नाराज नहीं हूं या आपको शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मेरा इरादा केवल यह समझना था कि वे वास्तव में कौन थे, बिना इस बात के कि धन या पद का उन पर कोई प्रभाव हो सकता है। आपने हमें कभी यह क्यों नहीं बताया कि आप कितने सफल थे? मार्सेला ने अभी भी आश्चर्य और भावना के भाव के साथ पूछा। मुझसे यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है। जब भी हम बात करते, वे केवल अपनी उपलब्धियों के बारे में ही बात करते। जब मैं अपने काम का जिक्र करता तो बातचीत का रुख तुरंत बदल जाता। कमरे में एक असहज चुप्पी छा गई। यह सच्चा सच था और हर कोई इसे जानता था। मुझे खेद है, चाची, कार्लोस ने अंततः चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मुझे लगता है कि हम सभी ने यह मान लिया था कि चूंकि आपने देश छोड़ दिया और इस बारे में डींग नहीं मारी, इसलिए आपने ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया, उन्होंने टिप्पणी की। सफलता की घोषणा छतों से करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने शांति से उत्तर दिया। अक्सर जो लोग वास्तव में सफल होते हैं वे होते हैं जो अपनी उपलब्धियों के बारे में सबसे कम बात करते हैं। हमने आपके साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मार्सेला ने ऐसी आवाज में कहा जो गंभीर लग रही थी। कमरा, जिस तरह से हमने तुम्हें नजरअंदाज किया। मुझे गलत मत समझिए, मैंने बीच में ही टोक दिया। मैंने यह काम आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि मैं सचमुच आपको जानना चाहता था, क्योंकि मेरा मानना है कि इसमें एक मूल्यवान सबक छिपा है। किसी व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसकी संपत्ति में नहीं, बल्कि लोगों के साथ उसके व्यवहार में है, विशेषकर उन लोगों के साथ जो उसे कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं पहुंचाते। क्या आपने देखा है कि हम अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? जेवियर ने अपनी अंतर्दृष्टि से मुझे आश्चर्यचकित करते हुए पूछा। हाँ, और मैंने यह भी देखा कि वे सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ भी कैसा व्यवहार करते हैं जिन्हें वे हीन समझते हैं, मैंने जवाब दिया। जेवियर ने दूसरी ओर देखा, वह स्पष्टतः असहज था। दौरे के दौरान मैं आपके बेटे मटियास को देखता रहा, जिसने मुझे फोटोग्राफी के प्रति अपने जुनून के बारे में बताया, जबकि आप इसे सिर्फ एक शौक मानते थे। मैंने उसकी प्रतिभा देखी, जेवियर। उस लड़के में एक ऐसा गुण है जिसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, हतोत्साहित नहीं, मैंने टिप्पणी की। मार्सेला ने अपने बेटे की ओर ऐसे भाव से देखा जिसे मैं समझ नहीं पाया। हम हमेशा उसके लिए सबसे अच्छा चाहते थे, उसने रक्षात्मक ढंग से कहा। किसके अनुसार सबसे अच्छा? मैंने धीरे से पूछा। कभी-कभी
जिन्हें हम प्यार करते हैं, उन्हें वित्तीय अनिश्चितता से बचाने की चिंता में हम उन्हें उनके सच्चे आयवान और खुशी से दूर कर देते हैं। जब आप आर्थिक रूप से सफल होते हैं तो इस तरह की बातें करना आसान होता है। जेवियर ने बिना किसी आक्रामकता के लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया। मेरी सफलता रातों रात नहीं हुई, जेवियर, मैंने समझाया। रॉबर्टो और मैंने कमरे साफ करने शुरू कर दिए और एक एक पैसा बचाने लगे। वर्षों तक हमने न्यूनतम संसाधनों के साथ जीवनयापन किया तथा अपना सब कुछ अपने सपनों में लगा दिया। यह आसान नहीं था, लेकिन हर दिन हम वही करते थे जो हमें पसंद था। जेवियर के माता पिता, जो अब तक चुप थे, एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमारी पीढ़ी ने हमेशा सुरक्षा चाहिए, उनके पिता ने टिप्पणी की। हम कठिन समय में जी रहे हैं, शायद इसीलिए हम अपने बच्चों को ये मूल्य देते हैं। मैं समझता हूँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन दुनिया बदल रही है। आज सुरक्षा का मतलब पारंपरिक रास्ते पर चलना नहीं रह गया है। कुछ देर तक विचार करने के बाद मार्सेला ने विषय को थोड़ा बदल दिया। जब हमने दोपहर के भोजन पर पैसे मांगे तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? उसने पूछा, स्पष्ट रूप से उस याद से शर्मिंदा होकर। मैं देखना चाहता था कि स्थिति कहाँ तक जाएगी, मैंने ईमानदारी से उत्तर दिया। किसी को आंकने के लिए नहीं, बल्कि उस पारिवारिक गतिशीलता को समझने के लिए जिसे मैं इतने वर्षों के बाद पुनः शुरू कर रही थी। और आपने क्या निष्कर्ष निकाला? कार्लोस ने पूछा। कि आपने अपना जीवन दिखावे और स्थिति के आधार पर बनाया है, और हो सकता है, बस हो सकता है, आप उतने खुश नहीं हैं जितने दिखते हैं, मैंने उत्तर दिया। किसी ने तुरंत कुछ नहीं कहा। लॉरा, जो चुप थी, सबसे पहले बोलने लगी। आप सही कह रहे हैं, उन्होंने स्वीकार किया। हाल ही में हमने केवल पैसे, समस्याओं, दिखावे के बारे में बात की है। हम साधारण चीजों का आनंद लेना भूल जाते हैं। चाची, क्या यह सच है कि आपके पास इस तरह के और भी होटल है? सोफिया ने बहुत समय बाद पहली बार बोलते हुए पूछा। मेरे पास कुल 7 संपत्तियां हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अवधारणा और व्यक्तित्व है, मैंने जवाब दिया। और आप उनकी निगरानी के लिए बहुत यात्रा करते हैं, सोफिया ने सच्ची दिलचस्पी के साथ कहा। बिल्कुल, मैं हमेशा गतिशील रहता हूँ, मैंने पुष्टि की और उसकी जिज्ञासा को समझना शुरू किया। क्या आपको होटल उद्योग पसंद है, सोफिया? युवती ने जवाब देने से पहले अपने माता पिता की ओर देखा। मैं अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रबंधन का अध्ययन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं कानून या चिकित्सा का अध्ययन करूँ। जेवियर अपनी कुर्सी पर असहजता से हिलने लगा। उन्होंने कहा, हमने हमेशा सोचा था कि आतिथ्य का मतलब सिर्फ सेवा है, प्रबंधन नहीं। मैंने पाया कि इस प्रकार का पूर्वाग्रह ही कई लोगों को आकर्षक क्षेत्रों से दूर रखता है। आतिथ्य उद्योग एक जटिल व्यवसाय है, जिसमें वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन, विपणन, डिजाइन, पाककला और बहुत कुछ शामिल है। यह सिर्फ सेवा नहीं है। बातचीत बढ़ती ईमानदारी के साथ आगे बढ़ी। मुझे एहसास हुआ कि माहौल बदल रहा है, बाधाएं कम हो रही है और सामाजिक मुखौटे उतरने लगे हैं। क्या और कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? मैंने थोड़ी देर बाद पूछा। मुझे पता है कि आप वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, मैंने टिप्पणी की। मार्सेला और जेवियर ने एक दूसरे को तनावपूर्ण नजरों से देखा। ये अस्थायी बाधाएं हैं, जेवियर ने स्पष्ट रूप से असहज होकर उत्तर दिया। हर व्यवसाय में उतार चढ़ाव आते हैं। इसमें शर्मिंदा होने का कोई कारण नहीं है। हम नहीं चाहते थे कि परिवार को पता चले, मार्सेला ने कबूल किया। हम हमेशा सफल रहे हैं, हम ही यात्राओं का आयोजन करते हैं, हम ही हर चीज का खर्च उठा सकते हैं। हमने इस छवि के आधार पर एक पूरी पहचान बनाई। मैंने बिना कोई निर्णय लिए अवलोकन किया। क्या हर समय यह दिखावा करते रहना थकाऊ नहीं है? मैंने मार्सेला और जेवियर को एक दूसरे की ओर देखते हुए पूछा। उनके हावभाव से ऐसा लग रहा था कि मैंने उनकी दुखती रग को छू दिया है। हाँ, जेवियर ने स्वीकार किया। यह बहुत थका देने वाला है। मार्सेला ने कहा, हम हमेशा दिखावे को लेकर चिंतित रहते हैं। अगर दूसरे लोग जान जाए तो वे क्या सोचेंगे, वे हमारा क्या मूल्यांकन करेंगे? शायद वे लोग तुम्हें इतना भी नहीं आकते, कार्लोस ने हस्तक्षेप किया। हम सभी किसी न किसी चीज से लड़ रहे हैं, बस हम हमेशा इसे प्रदर्शित नहीं करते। उन्होंने एक क्षण सोचने के बाद कहा, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहूंगा, वित्तीय सहायता के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में। मैंने अपना विचार समझाया। जेवियर, रियल एस्टेट विकास में अपने अनुभव के साथ मेरी अगली विस्तार परियोजना में सहयोग कर सकते हैं।
मुझे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो स्थानीय बाजार को जानता हो और उसमें विशेषज्ञता रखता हो। यह एक वास्तविक नौकरी होगी जिसमें जिम्मेदारियां होंगी और उचित वेतन मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इसे पारिवारिक मदद के रूप में नहीं देखा जाए, बल्कि इसे एक जीत-जीत वाले व्यावसायिक अवसर के रूप में देखा जाए। मुझे लगा कि जेवियर का गर्व उसकी व्यावहारिकता और आवश्यकता के साथ टकरा रहा है। उन्होंने अंततः उत्तर दिया, मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। इसके बाद मैं सोफिया और मटियास के पास गया। जहां तक आप दोनों का सवाल है, मेरे पास कुछ दिलचस्प विकल्प हैं। सोफिया, आतिथ्य में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटर्नशिप उपलब्ध है। इस तरह आप अपने कैरियर पथ पर निर्णय लेने से पहले उद्योग का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। उसकी आंखें चमक उठीं। गंभीर। देश के बाहर भी? उसने पूछा। मुख्यतः देश के बाहर, मैंने पुष्टि की। आतिथ्य एक सार्वभौमिक भाषा है। और मुँह है? मटियास ने आशा से पूछा। मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। हम अपनी संपत्तियों के लिए एक नया दृश्य अभियान शुरू कर रहे हैं और हमें अलग दृष्टिकोण वाले फोटोग्राफरों की आवश्यकता है जो केवल प्रत्यक्ष को ही नहीं बल्कि प्रत्येक स्थान के सार को भी कैद कर सकें। क्या आप मुझे एक फोटोग्राफर के रूप में काम पर रखना चाहते हैं? उसने अविश्वसनीय रूप से पूछा। एक शुरुआती फोटोग्राफर के रूप में आप एक पेशेवर सलाहकार और सभी आवश्यक उपकरणों के साथ शुरुआत करेंगे। बेशक, यह स्कूल की छुट्टियों के दौरान होगा। मैं अपने माता-पिता की ओर देखता रहा और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। मार्सेला झिझकती दी थी, लेकिन जेवियर ने आश्चर्यजनक रूप से सिर हिला दिया। अगर यही बात तुम्हें सचमुच प्रेरित करती है, बेटा, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसे आजमाना चाहिए, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में परिप्रेक्ष्य में बदलाव का संकेत था। रात में लगातार सच्ची बातचीत होती रही। पारिवारिक कहानियां जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, साझा की गई यादें, और यहाँ तक कि दिल खोलकर हंसी भी। जब हमने अंत आराम करने का निर्णय लिया, तो विदा होने से पहले मैंने एक आखिरी बात कही। कल, अगर आप सहमत हो, तो मैं कमरा बदलना चाहूंगा। मेरा तो एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा है। वहाँ जानबूझकर मुस्कुराहट और शर्मीली हंसी थी। मुझे लगता है कि कमरे जैसे है वैसे ही ठीक है, जेवियर ने मुझे आश्चर्यचकित करते हुए कहा। यह एक अनुस्मारक के रूप में काम करेगा, मैंने जोड़ा। इसके अलावा, मार्सेला ने आगे कहा, अब जब हम जानते हैं कि आप मालिक हैं, तो कोई भी बदलाव स्वार्थपूर्ण लगेगा। मैं उनकी ईमानदारी देखकर मुस्कुराए बिना न रह सका। आप जो चाहे करें, लेकिन यह जान ले कि मेरे होटल का प्रत्येक कमरा विशेष है। प्रत्येक कमरा अपने तरीके से विशेष है, प्रत्येक व्यक्ति की तरह। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे सीने में हल्कापन महसूस हुआ जो मैंने काफी समय से महसूस नहीं किया था। अपने मानक कमरे का दरवाजा खोलने पर मुझे एक छोटा सा बक्सा मिला जिसके साथ एक नोट था। अंदर एक पुराना कैमरा था, लेकिन वह बहुत अच्छी हालत में था। साथ में मटियास का एक संदेश भी था। उन्होंने बताया कि उन्हें यह वस्तु एक दिन पहले एक विंटेज स्टोर में मिली थी। उन्होंने लिखा कि उन्हें लगा कि मैं कैमरे का उपयोग पारिवारिक क्षणों को रिकॉर्ड करने के लिए कर सकता हूँ। किसी भी आलीशान स्वीट या विस्तृत बहाने से कहीं अधिक, उस साधारण इशारे ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि उस यात्रा का सारा प्रयास सार्थक था। यह इस बारे में नहीं था कि किसके पास अधिक संपत्ति है या धन के कारण किसके साथ बेहतर व्यवहार किया जाना चाहिए, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक मूल्य को पहचानने के बारे में था, चाहे उसकी संपत्ति या दिखावे कुछ भी हों। नाश्ते के दौरान मैंने देखा कि परिवार के माहौल में कुछ बदलाव आ गया था। बातचीत अधिक स्वाभाविक रूप से चलती थी और उसमें हैसियत या धन का लगातार जिक्र नहीं होता था। यहाँ तक कि होटल स्टाफ के साथ उनका व्यवहार भी अलग था, अधिक दयालु, अधिक चौकस, अधिक मानवीय। जब जाने का समय आया तो हम अलविदा कहने के लिए लॉबी में एकत्र हुए। गुस्तावो व्यक्तिगत रूप से अलविदा कहने आए। उन्होंने पेशेवर तौर पर कहा कि उन्हें अतिथि के रूप में आमंत्रित करना सम्मान की बात है, लेकिन उन्होंने मुझे आंख मारने में भी संकोच नहीं किया। कृतज्ञता से भरे जेवियर ने अपना हाथ बयाते हुए ईमानदारी से जवाब दिया। उन्होंने इस प्रवास को एक ऐसे अनुभव में बदल दिया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जब वे जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहे थे, मार्सेला मेरे पास आई। उन्होंने कबूल किया कि वे हमेशा मुझे वहां से चले जाने के लिए, वहां के स्थिर जीवन को त्यागने के लिए आलोचना करती थीं। आपने सोचा कि मैं असफल हो गया क्योंकि मैंने कभी किसी बात पर डींग नहीं मारी, और उसने ईमानदारी से स्वीकार किया कि वह कितनी गलत थी।
मैंने उत्तर दिया कि हम सभी अलग अलग रास्ते अपनाते हैं और कोई सही या गलत रास्ता नहीं है, केवल वही रास्ता सही है जो हमें स्वयं के सर्वोत्तम संस्करण तक ले जाए। एक सच्ची मुस्कान के साथ उसने पूछा कि क्या मैं उनसे दोबारा मिलने आऊंगा या फिर दोबारा मिलने के लिए हमें मेरे होटलों में कमरे बुक कराने होंगे। मैंने जवाब दिया कि शायद दोनों में से थोड़ा थोड़ा। आखिरकार जीवन इतना छोटा है कि आप उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो वास्तव में मायने रखते हैं। उस समय हमारा गले मिलना सच्चा था, न कि सतही औपचारिकता जैसा कि हमने पहले किया था। जब हम वापस जाने के लिए अपने वाहनों में बैठे तो मुझे महसूस हुआ कि यह यात्रा एक साधारण पारिवारिक पुनर्मिलन या दिखावे का पाठ मात्र नहीं है। यह याद दिलाने वाली बात थी कि अक्सर उम्र बढ़ने के साथ समझदारी अपनी आवाज उठाने या सम्मान की मांग करने में नहीं, बल्कि धैर्यपूर्वक निरीक्षण करने, आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की शक्ति और दूसरा मौका देने की उदारता में निहित होती है। जब मैं कार को घुमावदार सड़क पर दूर जाते हुए देख रहा था, मैंने झरने, होटल और उस परिवेश पर एक आखिरी नज़र डाली जहां पुनर्खोज और सुलह की यह छोटी सी कहानी सामने आई थी। उन्होंने मुझे अपमानित करने के लिए सबसे खराब जगह भी नहीं दी। इसके विपरीत मेरे पास यह दिखाने का उत्तम अवसर था कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके स्थान में नहीं है, बल्कि वह अपने आसपास के लोगों के दिलों पर क्या प्रभाव छोड़ता है, इसमें है। और यह एक ऐसा सबक है जो कोई भी राष्ट्रपति का दल कभी नहीं सिखा सकता। यदि इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो मैं आपको इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित करती हूं, जहां मैं उन महिलाओं की कहानियां साझा करती हूं जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी ताकत ढूंढ लेती है। घंटी बजाए ताकि आप इनमें से कोई भी कहानी न चूकें। आपसे अगली बार मिलेंगे।